बेसिकली एक चीज़ हमें देखनी है कि ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की, यानी कि हम जब नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर भी करते हैं। वैसे तो ये फुल फ्लेज चैप्टर है आपका कैफ 6 के अंदर विच इज़ योर MFA, उसमें ये बड़ी डिटेल से आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी एक बेसिक सी हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली दो बिजनेसेस ऐसे हैं जिन बिजनेसेस के अंदर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है और आप उसमें से डिसाइड करना चाहते हैं कि आप कौन सा बिजनेस चूज़ करेंगे, तो वो होता है जनाब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब होता है एवेल्युएट करना, चेक करना, आइडेंटिफाई करना। एग्जाम्पल बनाते हैं जी, फिर समझ आएगी। एक बिजनेस ए है और एक बिजनेस बी है। इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस में हमें करनी है, यानी कि हमने वो बिजनेस लगाना है, उसमें मशीनरी ला के उसको सेट किया, सारा बिजनेस सेट करने में हमें दोनों में फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए लगे। 1 लाख रुपए से तो खैर अब जो है वो बर्गर बनाने का ठेला भी शुरू नहीं होता, लेकिन यह है कि चलें हम एग्जांपल के तौर पे कहते हैं देयर आर 2 बिजनेसेस और दोनों बिजनेस में आपको 1 लाख रुपया जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगेगा। यह आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अब इन दोनों बिजनेसेस से हमें फॉर डिफरेंट ईयर्स 5 ईयर्स तक हमें कुछ प्रॉफिट होगा और 5वें साल के एंड पे ये सारे बिजनेसेस खत्म हो जाएंगे। वो ए वाला भी खत्म हो जाएगा, बी वाला भी खत्म हो जाएगा। अब अगर हम ए की बात करें तो ए बिजनेस के अंदर हमें पहले साल 10,000 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल 20,000 का प्रॉफिट हुआ, तीसरे साल 30,000 का प्रॉफिट हुआ, चौथे साल हमें 40,000 का प्रॉफिट हुआ और 5वें साल हमें 50,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है जी, 5वें साल के एंड पे ये बिजनेस खत्म हो गया। ऑन दी अदर एंड बिजनेस बी जो है, इससे हमें 50,000 का प्रॉफिट पहले ही साल हो गया, दूसरे साल 40,000 का, तीसरे साल 30,000 का, चौथे साल 4,000 का और 5वें साल 2,000 आएगा। पैटर्न सा एक मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 20,000 और 10,000। अगर देखा जाए तो बिजनेस ए को शुरू किया, 1 लाख रुपया लगा और इससे हमें 1.5 लाख रुपया हमने कमाया। 1.5 लाख ही बनता है ना, यस, 1.5 लाख रुपया हमने कमाया। इसका मतलब है कि इस बिजनेस से हमें 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ऑन दी अदर हैंड एक बिजनेस बी है, इससे भी हमने 1.5 लाख रुपए कमाए। इसका मतलब है कि इस बिजनेस से भी हमें 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 160 बनता है, ये 50 है, ये 60 नहीं है, 50। ठीक है, दोनों बिजनेसेस हैं, सेम तरह के कैश फ्लोज हैं, एक में सीधे आ रहे हैं, एक में उल्टे आ रहे हैं। 50, 40, 30, 20 और 10, और उसमें 10, 20, 30, 40, 50। दिखने में इन दोनों बिजनेसेस से हमें एक जैसा प्रॉफिट आ रहा है, दिखने में हमें इन दोनों बिजनेसेस से एक जैसा प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ्यूचर में जो पैसे मिलते हैं उनकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन आ जाती है, क्योंकि फ्यूचर पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कम होती जाती है किसी भी अमाउंट की। तो हमें दिखने में ये एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनमें से एक अच्छा है, एक बुरा है। अच्छा कौन सा और बुरा कौन सा? देखिए, अगर हम बिजनेस ए की बात करें तो इनमें एक छोटी सी जो छोटी टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसे हम पे बैक पीरियड कहते हैं, कि इस बिजनेस से पैसे कितनी देर में पे बैक आ रहे हैं। बिजनेस में 1 लाख रुपया लगा और चौथे साल के एंड पे जाके हमें 1 लाख रुपया रिकवर हुआ। इस बिजनेस में चौथे साल के एंड पे जाके हमें 1 लाख रुपया रिकवर हुआ और इस बिजनेस में हमें तीसरे साल ही 1 लाख रुपया पूरा वापस मिल गया। पहले साल 50,000, दूसरे में 40,000, तीसरे में 30,000 मिला, यानी कि 30,000 पूरे साल में मिले और हमें 10,000 तो बिल्कुल 4 महीनों में मिल गया होगा। तो 4 महीने जो है वो इसका पे बैक होता है। तो पे बैक पीरियड जो होता है वो एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन है कि कौन से बिजनेस से हमें कितनी देर में पैसे रिकवर होते हैं। तो दो बिजनेसेस को आपस में कंपेयर करने के लिए जिनके कैश फ्लोज हमारे पास ऐसे आ रहे होते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार कोई बात नहीं, इस बिजनेस से हमें 50 नहीं 60,000 रुपये रिकवर हुए एंड पे। इसका मतलब ये है कि इस बिजनेस से 60,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इट लुक्स लाइक ये बिजनेस हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन हम इन दो चीज़ों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, इस 50,000 को और इस 10,000 को, 60,000 को और 10,000 को। क्यों? क्योंकि हमने पहले दिन पढ़ा था, कल पढ़ा था कि भाई दो कैश फ्लोज को आपस में कंपेयर करने के लिए उन दोनों को एक डेट पे लाना होगा। यहाँ तो सारी अमाउंट्स आगे ले जाएं या आगे की सारी अमाउंट्स पीछे ले आएं, फिर उसके बाद कंपेयर करें, फिर पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा बिजनेस हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो फिर जनाब ये सजेस्ट किया गया कि जितने भी एक बिजनेस के तमाम कैश फ्लोज हैं, इनको कैश फ्लोज कहते हैं।
कि एक बिजनेस से लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया, पहली दफ़ा 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 60,000 आए। इन सारे कैश फ्लोज की एक डेट के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है। इन सारे कैश फ्लोज की एक डेट के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इनको आपस में कंपेयर करें और फिर देखें कि आपने कितना कमाया। फिर पता चलेगा कि क्या खोया है और क्या पाया है। और अगर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने आपके प्रॉफिट्स हैं ये सारे पॉजिटिव साइन के साथ लिखने हैं और जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है ये सारी नेगेटिव साइन के साथ लिखनी है। और हर एक की प्रेजेंट वैल्यू को जमा करें तो जो आपके पास अमाउंट आती है उसे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। और नेट प्रेजेंट वैल्यू से आप कंपैरिजन करते हुए कैलकुलेट करें कि आपके पास बिजनेस की क्या वैल्यू आ रही, ठीक है जी। तो हम लोग ये करेंगे कि हमने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है उसको 0 ईयर रखेंगे और उसके बाद हर एक साल पे जो अमाउंट्स आपने पे की हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए फॉर एग्जांपल हमें रेट चाहिए। लेट्स सपोज के क्वेश्चन के अंदर दिया गया 10% रेट। तो जो डेट आज की पेमेंट है वो तो आज की अमाउंट इक्वल है, उसके अंदर तो हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। या अगर आप करेंगे भी तो आप क्या करेंगे 1.1 रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 के इक्वल ही होती है। एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 के इक्वल होती है। 0 रेज टू पावर 0 किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है वो भी, ठीक है, सही है। खैर वो तो एक जिसे कहते हैं ट्रिवियल क्वेश्चन था। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास है जी 10,000, तो आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 10,000 इंटू 1.1 रेज टू पावर -1। 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते जाएं जरा, 1.1 रेज टू पावर -2 करके आएगी। 30,000 की प्रेजेंट वैल्यू 1.1 रेज टू पावर -3 करके आएगी। 40,000 की प्रेजेंट वैल्यू 1.1 रेज टू पावर -4 करके आएगी। अब आप लोगों को ही करना पड़ेगा सारा। 50,000 की प्रेजेंट वैल्यू 1.1 रेज टू पावर -5 करके आएगी। तो 10,000 1.1 रेज टू पावर -1 90 करके आती है। क्या 9090 बस, ठीक है। 9090 ये आपका कैश इनफ्लो है। जो आपके कैश आउटफ्लोज है वो आप पॉजिटिव लिखते हैं, कैश इनफ्लो माइनस में लिखते हैं। 20,000 1.1 रेज टू पावर -2 16528। 30,000 1.1 रेज टू पावर -3 40,000 1.1 रेज टू पावर -4। भाई आप इन सारों को जमा करते जाएं। 27320 और 50,000, बल्कि ये 60,000 है। 60,000 का क्या बनेगा जी? (1.1 रेज टू पावर -5) 37255। अब जरा बताएं कि इस बिजनेस से टोटल हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? 100,000 माइनस का होगा। 9090 16,528 22,539 27,320 12,642 पॉजिटिव आंसर आता है जी। ठीक है जी, इस बिजनेस की एनपीवी पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इस बिजनेस से अभी भी हमें बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, अगर इस बिजनेस की एनपीवी नेगेटिव आ जाती तो हम कहते हैं कि यार इस बिजनेस से हमें फ्यूचर में मनी टर्म्स में पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन ये नोट है, इन नोटों की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास 12,642 रुपये बच जाएंगे। इस सारे बिजनेस को करने से 60,000 का प्रॉफिट नहीं आ रहा, 12,642 का प्रॉफिट आना। दूसरा बिजनेस भी आइडेंटिफाई करें, उसकी भी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। थोड़ा सा लंबा काम है, लेकिन यह है कि हमें बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन पता चलेगी। बिजनेस बी जो था उसके कैश फ्लोज कुछ ऐसे थे। 100,000 हमारा कैश आउटफ्लो था। पहले साल हमें 50,000 मिल रहा था, दूसरे साल हमें 40,000, तीसरे साल 30,000, 20,000 और 10,000। यही थे ना कैश फ्लोज। प्रॉफिट इसका बन रहा था 50,000। जब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 10% के ऊपर, तो 1 लाख रुपए की तो वही 1 लाख जो है वो आउट फॉलो हो जाएगा। 50,000 इंटू 1.1 रेज टू पावर -1, 40,000 इंटू 1.1 रेज टू पावर -2, 30,000 इंटू 1.1 रेज टू पावर -3,
20,000 इंटू 1.1 रेज टू पावर -4 और 10,000 इंटू 1.1 रेज टू पावर -5। अब आपने मुझे टोटल आंसर बताना है क्या आता है। ये बोलते जाए, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, एक बच्चा करता जाए दूसरा सम करता जाए। 45455 33057 22539 13660 6209। हाँ जी भाई साहब, 209 ये सारों को जमा किया है और उसमें से 1 लाख माइनस किया कि नहीं? 1 लाख माइनस करके अब देखें ज़रा, 20,920 प्रॉफिट, 60,000 इसका था, 50,000 इसका था। हमें ये ज़्यादा बेहतर लग रहा था, लेकिन अगर हमने फ्यूचर की प्रेजेंट वैल्यू को आपस में कंपेयर किया तो हमें पता चला कि ये 12,000 का प्रॉफिट दे रहा है, ये 20,920 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। तो बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स आर इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको 50,000 मिल रहे हैं तो उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी जो कि आज या आज से 1 साल बाद 50,000 मिल रहे हैं। देखिए फ्यूचर में आपको 40,000 मिल रहे हैं तो 40,000 की वैल्यू बनती है 27,320, लेकिन इस केस में ये जो 40,000 आपको दूसरे ही साल के एंड में मिल रहे हैं इसकी 33,000 वैल्यू बनती है। तो बेसिकली देखा जाए तो नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक फ्यूचर की चीज़ों को आज की टर्म्स में कन्वर्ट करके आज हमें कंपैरिजन का मौका देती है। तो अगर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उसका आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब यह है कि ये प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए, ये फिजिबल है, ये अपनी कॉस्ट रिकवर कर देगा। और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब यह है कि ये नॉट फिजिबल है, इसको नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन रूल क्या है? अगर दो बिजनेसेस आपने कंपेयर करने हैं तो वो प्रोजेक्ट जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू हायर है वो बेटर है, जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू हायर है वो बेटर है। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है ये आपका प्रॉफिट नहीं है। अकाउंटिंग प्रॉफिट कुछ और है, वो यहां पे लिखा हुआ 60,000। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको बताती है कि रियल टर्म्स के अंदर आपको बेसिकली कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप लॉस में, ठीक है, इसका ये मतलब होगा कि रियल टर्म्स के अंदर आपको वो बिजनेस जो है वो उतना कमा के नहीं देगा। अब अगर देखें आप कि जब भी कभी आप एक बिजनेस भी करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आप या तो वो बिजनेस कर लें या बैंक में पैसे जमा करा दें। तो बैंक में जो पैसे जमा कराना होता है उसके अंदर आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा होता है, उस वक्त मार्केट में आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। अब अगर देखा जाए और आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब यह है कि आपको बैंक में पैसे जमा कराने में ज़्यादा फायदा है एज़ कम्पेयर टू कि आप जो है वो अपना बिजनेस कर लें। तो अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो फिर आपको बिजनेस करना चाहिए, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव है तो फिर आपको बैंक में ही पैसे जमा करा देने चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या वहाँ से जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो ज़्यादा है। ठीक है जी। तो एनपीवी की जगह जो है, एनपीवी की हमने कैलकुलेशंस कर ली हैं। तो एनपीवी इज अनदर मेथड। हम लोगों ने देखा कि प्रोजेक्ट को अप्रेजल करने के दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है उसकी पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना, एक मेथड होता है उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। एनपीवी फाइंड आउट करें फिर पता चल जाता है कि वो प्रोजेक्ट जो है वो करना चाहिए या नहीं। इसी तरह से एक तीसरा मेथड भी होता है जिसे हम आईआरआर कहते हैं। आईआरआर जो है ये आपकी डिसीजन मेकिंग को मजीद आसान कर देता है। एक बिजनेस है, अगर वो कोई डिसीजन लेना चाहता है तो उसको हर रेट के ऊपर पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशंस करें, हर रेट के ऊपर दोबारा से कैलकुलेशंस करें, एक और मेथड है जिस मेथड के थ्रू हम लोगों के पास एक सिंगल पॉइंट कंपैरिजन आ जाता है। देखें, कोई भी बिजनेस शुरू करना है हमेशा उसके साथ एक और ऑप्शन ये होती है कि आप बैंक में पैसे जमा करा सकते हैं, यानी कि आप उसको इन्वेस्ट करते हैं बैंक में, बैंक से भी आपको रिटर्न मिलता है।
कैश इन्वेस्ट करने का किसी भी बिजनेस में यही मतलब होता है कि आपको वहाँ से प्रॉफिट हासिल करना है आपने। तो जनाब अगर आप ये ना करें और हर दफ़ा आप जो है ना वो इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशंस करते जाएं, आप हर दफ़ा इंटरेस्ट रेट आपको जो भी मार्केट से मिले आप उसको कंपेयर करें बिजनेस के साथ, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वाई नॉट कि हम एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लें बिजनेस से जो हमें उस परसेंटेज वाइज रिटर्न दे रहा है। यानी कि बिजनेस के अंदर भी जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका पर्पज़ क्या होता है कि आपने उससे पैसे कमाने, और बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो भी उसका यही पर्पज़ होता है कि पैसे कमाने। आपने क्या किया, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, पॉजिटिव आ रही थी, आपने कहा कि भाई मैं बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं बैंक में इन्वेस्ट करूंगा, सॉरी मैं बिजनेस करूंगा। बैंक ने कहा अच्छा ये बंदा तो हाथ से जा रहा है, ये तो अपना बिजनेस शुरू करने लगा है। बैंक वाले क्या करेंगे, अपना रेट बढ़ाएंगे। आपको पता है कि रेट बढ़ाने से नेट प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है। रेट और नेट प्रेजेंट वैल्यू का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। बैंक वालों ने कहा नहीं नहीं 14% नहीं, जैसे 10% से हमने कैलकुलेशन की थी तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही थी पॉजिटिव। हमने सोचा बिजनेस करते हैं। बैंक वाला आया, क्या करने लगे हो? मैं कहूँगा यार मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की थी तो मेरा पॉजिटिव आई, मैं आप बिजनेस शुरू करने लगा। वो कहेगा नहीं नहीं यार चलो तुम्हें 11% इंटरेस्ट देते हैं। आप कहेंगे अच्छा चलो मैं दोबारा कैलकुलेशन करके आता हूँ। आप दोबारा जाएंगे, आप 11% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव, तो फिर पॉजिटिव आएगी। आप बैंक वाले को कहेंगे यार अभी भी पॉजिटिव आ रही है। वो कहेगा अच्छा यार चलो 11.5 कर लो। आप 11.5 से दोबारा कैलकुलेशन करेंगे। तो बेसिकली बैंक वालों के साथ कम्युनिकेट करते हुए आपको हर दफ़ा दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। सही है, यानी कि हर दफ़ा आप उस रेट के हिसाब से कंपैरिजन करते हैं। तो एक मैं एक सिचुएशन से क्रिएट करके आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको हर दफ़ा एडिशनल कैलकुलेशंस प्रॉब्लम होती है। बेसिकली आप चाहते हैं कि आप वो वाली ऑप्शन चूज करें जिनमें ज़्यादा फायदा हो। बैंक आपको रेट बताता है, बिजनेस के लिए आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो वाई नॉट कि हम बिजनेस का एक ऐसा रेट फाइंड कर लें जो बिजनेस का अपना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो, यानी कि इस बिजनेस से जितने हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं उन सब का एक परसेंटेज रेट हो, उसे हम IRR कहते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ए बिजनेस। कि अगर हम ये ज्यूम करें कि बिजनेस भी एक बैंक है, जो हम कारोबार शुरू करने लगे हैं उससे जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है वो भी एक बैंक है, और उस बैंक से फिर हमें जो रिटर्न मिल रहा है उसकी एक इफेक्टिव इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या होगी, वो हमें कैसे पता चलेगी? क्योंकि बिजनेस से हमें पैसे मिल रहे हैं ना कैश फ्लोज की फॉर्म में, तो बिजनेस से हमें कैश फ्लोज आ रहे हैं, तो इनको इकट्ठा करके हम एक ऐसा परसेंटेज रेट बना लेते हैं जो हम बैंक के साथ कंपैरिजन करने के लिए, बैंक के साथ बार्गेन करने के लिए हमें आसानी हो। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा रेट होता है जो परसेंटेज में बताता है कि इस बिजनेस से हमें कितना बेनिफिट होना है फ्यूचर्स में। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR जो है दैट इज इन इंटरेस्ट रेट, ये एक रेट होता है। ठीक है जी, द रेट, अगर बिजनेस को हम एक बैंक कंसिडर करें, अगर प्रोजेक्ट जो है वो भी एक बैंक है तो फिर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? अब हमें अगर पता चल जाए कि जो बैंक है, बिजनेस है, ये हमें जितना भी फायदा देगा, जितना भी प्रॉफिट देगा, वो सारा का सारा 13.5% के इक्वल है, तो हम बैंक को बता देंगे यार हमें बिजनेस से IRR जो मिल रहा है 13.5% है। अब बैंक को 13.5% से बड़ा रेट ऑफर करना पड़ेगा ताकि मैं उसके पास पैसे डिपॉजिट करा दूं और बिजनेस शुरू ना करूं। तो IRR बेसिकली क्या होता है, एक बिजनेस के कैश फ्लोज का एक नेट रेट होता है। जैसे नेट रन रेट होता है ना, एक बंदे ने डिफरेंट मैचेस में डिफरेंट रेट से मैच स्कोर किए हैं तो उसका वो नेट रन रेट निकाल लेते हैं। उसी तरह से बिजनेस का उसके सारे कैश फ्लोज को इकट्ठा करके एक रेट निकाल लिया जाए तो वो IRR होता है। ठीक है, IRR की एक डेफिनेशन होती है, IRR इज द रेट एट विच द ऑल द कैश फ्लोज ऑफ द बिजनेस आर नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लो ऑफ ए बिजनेस आर इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन नॉर्मली बताई जाती है बुक्स के अंदर। ये इसकी डेफिनेशन, ये इसकी प्रॉपर्टी है। डेफिनेशन ये है कि भाई अगर हम लोग बिजनेस को भी एक बैंक के तौर पे ट्रीट करें तो ये बैंक हमें कितने % रेट दे रहा होगा, ये IRR होता है। और ये कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन्फ्लेशंस के एलिमेंट शामिल होते हैं, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप लोग BFD में पढ़ेंगे जाके। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसका एक छोटी सी कैलकुलेशन सीखेंगे जिसे हम कहते हैं IRR की एस्टिमेशन। हम करेंगे क्या, अपनी मर्जी के 2 डिफरेंट रेट्स लेंगे, उन दोनों रेट्स के ऊपर उस बिजनेस की नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके सारे के सारे कैश फ्लोज की, और उसको इस फार्मूले में पुट करेंगे। पहला रेट, उसके ऊपर जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है, डिवाइडेड बाय दूसरा रेट, पहला रेट माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 1, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 2। ये पूरा फार्मूला याद है आप लोगों को, याद नहीं है तो कर लें, ये सिंपल फार्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करें तो IRR आ जाता है। अब इसमें जो कैच है, ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये होती है कि बच्चों को हम कहते हैं भाई आप अपनी मर्जी के 2 रेट चूज कर लें।
बच्चों को यकीन ही नहीं आता कि हमने उनको ये इजाज़त दे दी है कि भाई अपनी मर्जी के 2 रेट चूज़ कर लें। बच्चों को तो घर में किसी किस्म की कोई आज़ादी नहीं होती, अपने जूते भी खुद चूज़ करने की आज़ादी नहीं होती, यहाँ पे उनको एकदम से 2 रेट चूज़ करने की आज़ादी मिल जाती है, तो वो हो जाते हैं बेचारे परेशान। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी है कि जब आप 2 बंदे कैलकुलेशंस कर रहे हो और अपनी मर्जी के 2 डिफरेंट रेट्स चूज़ कर लें तो उन दोनों के आंसर में थोड़ा सा फ़र्क आता है, स्लाइटली फ़र्क आता है। और तीसरी प्रॉब्लम ये भी होती है कि फिर बच्चे कुछ ऐसे रेट चूज़ कर लेते हैं जिसके बाद बंदा सोचता है कि यार ये तुमने क्यों चूज़ किया। जैसे 1% रेट चूज़ कर लेते हैं, 0% रेट चूज़ कर लेते हैं। तो 0% रेट हो या 1%, 0% रेट चूज़ करना तो फिर तो बहुत ही मज़ा है ना। 0% रेट चूज़ कर लें, हर चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू वही है जो उसकी फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है। तो इस वजह से फिर मैंने एक टोटका दिया है। ये टोटका मैंने डिफरेंट मैथ के और कॉस्ट के टीचर से डिस्कस भी किया है, सीनियर टीचर से, और उन्होंने कहा कि यार ये ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ये है कि आप पहला रेट जो अज्यूम करें वो आप रेट अज्यूम करें 10%। आप उस बिज़नेस की 10% रेट के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें और देखें कि उस बिज़नेस का 10% के ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव आए तो अगला रेट जो है वो 15% ले लें, और अगर वो नेगेटिव आए तो अगला रेट जो है वो 5% ले लें, ठीक है। इससे सब लोगों का कैलकुलेशन भी आसान हो जाती है, कैलकुलेशन भी करना है इसमें आसान होता है, 10% का, 15% का, ठीक है। तो ये आप इसको फॉलो करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते ना करें। आप अपनी मर्जी के, किसी का दिल कर रहा है 12 और 18% पे करने को कर ले, किसी का दिल कर रहा है 10%, 20% पे करने को वो भी कर ले, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि सब लोगों का आंसर क्लास में एक जैसा आ जाता है और इससे काफ़ी हद तक आंसर जो है वो हमारे रियल लाइफ के इक्वल भी आ जाते हैं, क्योंकि आजकल हमारा जो बैंक के इंटरेस्ट रेट्स वगैरह है वो भी ये 15, 10, 15, 20 इस तरह से चल रहे होते हैं। कुछ लोग 10% और 50% रेट भी ले सकते हैं, उससे आंसर में फ़र्क आएगा काफ़ी ज़्यादा। तो इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये ना हो कि एक 10% ले लें और एक 30% ले लें, उससे आंसर में वेरिएशन आती है। खैर, वापस आते हैं, अपनी मर्जी के 2 रेट्स आपने लेने हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि रेट का और नेट प्रेजेंट वैल्यू का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। जैसे जैसे आप रेट कम करते जाएंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप रेट बढ़ाते जाएंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू कम होती जाएगी। खैर, IRR निकला। अच्छा, ये फार्मूला भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, इसको याद कर लीजिएगा। IRR निकला और अब आप उस IRR को कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक वाला आपको कहता है आपका IRR निकला 14.5%, बैंक वाला कहता है मैं दूंगा 13%। हम उसे कहेंगे जा यार मजाक ना कर, चाय पिलाओ और घर को जा। वो जब तक आपको एक सही रेट ऑफर नहीं करेगा उस वक्त तक आपके पास एक कंपैरिजन पॉइंट है, बजाय इसके कि आप उसे कहें अच्छा 14%, चलो मैं चेक करता हूँ नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आती है या नहीं। आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, आपने कहा नहीं भाई पॉजिटिव आ रही है, वो कहेगा अच्छा नहीं चलो 14.235% ले लो, आप उससे चेक करना शुरू कर देंगे। तो IRR जो है ये आपको ज़्यादा बेहतर आंसर देता है। अच्छा जी, IRR और नेट प्रेजेंट वैल्यू ये दोनों हमेशा सेम ही आंसर देते हैं, आपको एक जैसा आंसर ही देते हैं। सेम से मुराद है कि एक जैसे डिसीजन पे पहुंचते हैं। IRR जब आप फाइंड आउट करेंगे और वो बैंक रेट से ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे प्रोजेक्ट बेहतर है। IRR बैंक रेट से कम होगा तो हम कहेंगे बैंक में पैसे जमा कराना बेहतर है। और IRR और बैंक रेट जो है अगर वो इक्वल हो तो हम कहते हैं कि बहुत हार सेम। कंपैरिजन रूल क्या होता है, 2 बिजनेसेस है तो हमने कंपेयर करना है तो वो वाला बिजनेस चूज करें जिसका IRR बेटर है, बड़ा है, हायर है, ठीक है जी। तो ये हैं 2 मेथड्स। इसमें IRR की एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है, वो सुन लीजिएगा। कहा जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया, कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एट IRR इज इक्वल टू 0। ये ज़हन नशीन कर लें कि किसी भी बिजनेस के तमाम कैश फ्लोज की नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें IRR वाले रेट के ऊपर तो उसका आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि IRR उस बिजनेस के सारे कैश फ्लोज के इनफ्लोज और आउटफ्लोज को आपस में इक्वल करने का नाम है। ये वो रेट है जिस रेट के ऊपर तमाम फ्यूचर के कैश फ्लोज को डिस्काउंट करें तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंच जाते हैं, ठीक है जी। हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंच जाते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ IRR इज इक्वल टू 0। इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए कभी कभार वो आपको कहता है कि भाई फॉर एग्जांपल किसी साल की कैश फ्लो फाइंड आउट कर दो, किसी साल की जो है ना वो आप वो इनिशियल कैश आउटले कभी कभार वो फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है। देखिए ना, किसी भी बिजनेस के तमाम कैश फ्लोज की नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश इनफ्लोज माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश आउटफ्लोज इज इक्वल टू 0, ठीक है ना।
सारे इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को पॉजिटिव लिखते हैं, आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को नेगेटिव लिखते हैं। ये जीरो के इक्वल होनी चाहिए। अगर हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं IRR के ऊपर, यानी कि IRR अगर 14% निकल रहा है तो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू 14% के ऊपर कैलकुलेट करें तो वो इक्वल टू जीरो आएगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। तो कभी कभार वो होता है आउटफ्लो, आपको पता है कि साल के शुरू में एक ही दफ़ा होता है। आप लोग जो क्वेश्चंस करते हैं या आप लोगों के लेवल के ऊपर सिंगल आउटफ्लो आता है, 2 नहीं होते, 3 नहीं होते, आगे जाके आप पढ़ेंगे MFA वगैरह के अंदर। लेकिन तो ऐसा हो सकता है कि एक सवाल हो वो कहे जी इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करें, इनिशियल कैश आउटले फाइंड आउट करें कितनी होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये भी होता है कि वो कभी कभार आपको क्वेश्चन के अंदर किसी एक रेट के ऊपर खुद से कैलकुलेट करके आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू दे देता है और कहता है कि दूसरा रेट खुद ही कुछ अज्यूम करके दोबारा नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें और फिर IRR फाइंड आउट करें। ठीक है, तो वो आप सिंपल है, आप कुछ भी कर लेंगे, उसके साथ कोई भी रेट अज्यूम कर लें तो दूसरा रेट अपनी मर्जी से चूज करके आप नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो क्वेश्चन इसके कुछ देखते हैं। यू आर ट्राइंग टू चूज बिटवीन 2 प्रोजेक्ट्स। ले जनाब, 2 प्रोजेक्ट्स हैं, यू डू नॉट हैव सफिशिएंट फंड टू एक्सेप्ट बोथ प्रोजेक्ट। उसने फिर कहा, उसने कहा ये ना हो कि बच्चे कहें सर क्या बात करते हैं, दोनों ही प्रॉफिट है, दोनों में ही लगा देते हैं। तो भाई चूज करने का तो फिर बेनिफिट ही खत्म हो गया ना, अप्रेजल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया जब हमने कुछ चूज नहीं करना। ईच प्रोजेक्ट कॉस्ट 80,000। प्रोजेक्ट A pays 25,000 फॉर 4 years एंड B pays 20,000 फॉर 5 years। इफ यू रिक्वायर्ड रिटर्न इज 14%। ये अब आपका रेट है। रिक्वायर्ड रेट का मतलब क्या होता है, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो बैंक की तरफ से जो आपको रेट मिल रहा है। विच प्रोजेक्ट शुड यू चूज, वो प्रोजेक्ट चूज करेंगे जिसकी NPV या IRR जो है वो हायर होगी। ठीक है, एक बिजनेस है जिसमें 80,000 लगते हैं, पहले साल 25,000 आया, दूसरे साल 25,000 आया, तीसरे साल 25,000 आया और चौथे साल 25,000 आया। ये 4 सालों तक पेमेंट होगी। दूसरा बिजनेस है जिसमें 80,000 लगते हैं और 20,000 पर ईयर आता है 5 सालों तक। ठीक है जी, तो बेसिकली देखा जाए तो दोनों बिजनेसेस जो हैं ये सेम ही आपका 1 लाख रुपए आपको बना के दे रहे हैं, लेकिन 80,000 वाला जो है वो 25 और 25 जो है वो 4 सालों में आ जाता है, और दूसरे के 80,000 वाले की अमाउंट जो है वो 20,000 करके आता है। तो आपको पता है कि जो 25,000 है ये 1 साल के बाद जो मिल रहा है और 20,000 1 साल के बाद मिल रहा है, यानी कि अगर हम ईयर टू ईयर भी कंपैरिजन करें तो इस वाले बिजनेस में 5,000 ज़्यादा मिल रहा है और उसकी जब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो ज़्यादा बनेगी। इस साल इस वाले में भी 5,000 ज़्यादा मिल रहा है, इस वाले में भी 5,000 ज़्यादा मिल रहा है और इस वाले में भी 5,000 ज़्यादा मिल रहा है, तो इन चारों में 5,000 ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा, इस साल 20,000 कम मिल रहा है, यानी कि हर साल इसमें 5 ज़्यादा, इसमें और 20,000 पिछले सालों में ज़्यादा मिला और एंड पे जाके कम मिला। तो ये जो ज़्यादा मिला हुआ है, क्योंकि ये ज़्यादा पास है तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो वो ज़्यादा ही बनेगी एज़ कम्पेयर टू ये 20,000 जो कम मिला है 5 साल बाद जाके। तो इसको देखे बगैर ही हमें पता चल जाना चाहिए कि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि इनकी ये वाली अमाउंट भी सेम है और इनका ये वाली अमाउंट का टोटल भी सेम है। ये जल्दी रिकवर हो रहे हैं, ये लेट रिकवर हो रहे हैं, तो इसकी IRR भी ज़्यादा बने, NPV इसकी ज़्यादा बनेगी। IRR फाइंड आउट करेंगे तो इसकी IRR भी ज़्यादा बनेगी। तो देख कर ही पता चल रहा है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये हमें ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। ये होता ना कि ये 20 की बजाय 26,000 या 24,000 आ रहा होता तो हम कहते हैं यार टोटल जमा करके ज़्यादा बन रहे हैं, आप नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को तो सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे बढ़ के भी लाख रुपए बन रहे हैं और ये सारे भी लाख रुपए बन रहे हैं। अगर ये लाख रुपया इक्वल ना होता, कुछ और होता, तो फिर हमें सोचना पड़ता है दोनों की नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते 14% के ऊपर। लेकिन अब हमें बिल्कुल इधर से ही पता चल रहा है कि 5,000 इधर ज़्यादा मिल रहा है, 5 इधर और 5 इधर और इधर 20,000 कम मिल रहा है। तो वो जो टोटल 20,000 पिछले सालों में ज़्यादा मिला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वो 20,000 जो कम मिला है आखिरी साल में। ठीक है जी, तो हम लोग इसकी कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग चूज़ करेंगे ए को, ठीक है जी, बिकॉज इट पे बैक सूनर। ठीक है, हालांकि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू भी बेहतर होगी और इसका IRR भी ज़्यादा होगा, तो हम शायद बी की बात करेंगे। बी जो है
ये ऑप्शंस इसकी ठीक नहीं है, मैंने एक दफ़ा पहले भी शायद बताया था कि इसके ऑप्शंस जो है ना वो कन्फ्लिक्टिंग ऑप्शंस है, तो ऑप्शन की तरफ नहीं जाते आप, वैसे ही इसको कैश फ्लो को समझ लें। अब आपके पास यहाँ पे भी दो ऑप्शन है पाकिस्तान बैंक लिमिटेड के अंदर, ये दो अल्टरनेटिव्स को चूज़ कर रहे हैं। एक है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंस्टॉल कर लिया जाए परचेज करके जिसमें 9 लाख रुपए लगेंगे, और दूसरा है कि इसको हायर कर लिया जाए 30,000 पर मंथ के ऊपर। थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, आप लोगों के लेवल पे नहीं होना चाहिए, लेकिन अब लोग कराते हैं तो मैं भी करवा रहा हूँ। दो ऑप्शन हैं, पहली ऑप्शन है फिर दूसरी ऑप्शन है। ऑप्शन ए के अंदर आप जो है ना वो 900,000 आपका कैश आउटफ्लो अभी हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन के अंदर 30,000 पर मंथ जो है वो आपने पेमेंट करनी है। तो ये बेसिकली आपका कैपिटल आर है, पीरियोडिक पेमेंट आप लोगों ने करनी है, जबकि वो 12% कंपाउंड मंथली है 5 सालों के लिए, N12 होगा आपका। ठीक है जी। इसके बाद इसने कहा है कि एंड द लाइफ ऑफ द कंप्यूटर इज 5 years व्हेन इट्स साल्वेज वैल्यू विल बी 200,000। तो ये 9 लाख का जो कंप्यूटर है ये तो आज पेमेंट हो जाएगी, इसमें जब ये कंप्यूटर हमारे पास होगा तो हम 5 साल बाद इसको बेच भी सकेंगे, तो 5 साल में ये एक इनफ्लो भी है। ठीक है जी। It is estimated that if the bank decide to purchase, it will have to enter a maintenance contract of 10,000 per month. इसके अलावा 1 से लेकर 5 साल तक 10,000 पर मंथ की एक पेमेंट भी करनी पड़ेगी, और 10,000 पर मंथ की पेमेंट पूरे साल तक करनी पड़ेगी, पूरे 5 सालों तक करनी पड़ेगी। n इज इक्वल टू 12 और टाइम जो है वो है कितना 5 साल, और रेट कितना है जी 12%। तो आपके ये सारे आउटफ्लोज हैं, ये आउटफ्लो, ये भी आउटफ्लो है, ये भी आउटफ्लो है, और इधर ये 30,000 का एक सिंगल आउटफ्लो है। तो ए और बी को आपस में कंपैरिजन करना है, हम कौन सी ऑप्शन चूज करेंगे। पहली बात तो ये है कि वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कम होगी, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू बड़ी होगी एज कम्पेयर टू एक्सपेंसेस, जिसमें कम एक्सपेंस लग रहे होंगे। ये भी सारा एक्सपेंस है, ये भी सारा एक्सपेंस है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ये 12% के ऊपर 5 सालों तक 12 पेमेंट्स हर साल करनी है, तो इसका हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के फार्मूले से इस ऑप्शन की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो इस ऑप्शन की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। फिर इस ऑप्शन को कंपेयर करेंगे, इस ऑप्शन में 9 लाख रुपए तो आज की डेट पे ही है, ये 10,000 की बिल्कुल इसी तरह से जैसे इसकी की है, इसके 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और ये 2 लाख रुपए फ्यूचर के हैं, कैश इनफ्लो है, बेनिफिट है, तो इस 2 लाख की 5 साल पे डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो 4 कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। ए वाली सारी ऑप्शंस को इकट्ठा करें, बी वाली इस ऑप्शन को इकट्ठा करें, इन दोनों को जमा करें, देखें किन में कम खर्चा हो रहा है, इन दोनों में से किस ऑप्शन में कम खर्चा हो रहा है, वो ऑप्शन हम चूज करेंगे। अगेन जब कंपनी के CFO बनेंगे आप, तो आप इसी तरह के काम किया करेंगे। तो ऑप्शन ए के अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो अगर हमने, तो 900,000 का आउटफ्लो, ये जो फ्यूचर के 2 लाख रुपए हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज से 5 साल के बाद की है, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 1.12 रेज टू पावर 5, 12/6, 5 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी 6 नहीं 12, तो ये कितना आएगा जी, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, माइनस का साइन होगा, 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 1.01 रेज टू पावर -60, क्या ख्याल, 1.01 रेज टू पावर -60 करना है, मल्टीप्लाई बाई 200,000, 1,10,099। उसके बाद ये वाला जो है, ये वाला फैक्टर 1 से लेकर 5वें साल तक आपने पेमेंट्स की हैं 60 पेमेंट्स 10,000 की, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी के फार्मूले से लगाएंगे आप, वो कैसे लगेगी वो इधर ऊपर करते हैं जी। हम लोग कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कैपिटल आर विच इज 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाई 12 रेज टू पावर -5 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाय
0.12 डिवाइडेड बाई 12, तो 0.12 डिवाइडेड बाई 12 बेसिकली आपका 0.01 बनता है, तो इसको 0.01 करके लिख लेते हैं, तो आपके लिए आसानी होगी। कितना बना जी? पेन का कलर ही नहीं चेंज हो रहा इधर से। क्या आंसर है जी? 10,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.01 रेज टू पावर माइनस 60 डिवाइडेड बाई 0.01 449 जी 550 449,550 कैश का आउटफ्लो। अब जरा ये तीनों ऑप्शंस को जरा टोटल करें। अब ये आउटफ्लो है तो 449,550, 9 लाख का आउटफ्लो, 4,50,000 का तकरीबन आउटफ्लो और 1,10,000 का इनफ्लो। कितना बना जी? -123 क्या आया भाई? -123 123 9461 9461। अच्छा हाँ जी ठीक है। तो आपका इस ऑप्शन में इतना खर्चा हो रहा है 12,39,461। दूसरी ऑप्शन के खर्चे की बात करते हैं। दूसरी ऑप्शन में जो आपका खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 30,000 पर मंथ इंटू 1 माइनस 1.01 रेज टू पावर माइनस 60 डिवाइडेड बाय 0.01 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर पेमेंट्स। इसमें सिर्फ एक ही काम करना है, 30,000 पर मंथ पे करने हैं। सिक्स फाइव। ओहो, इस ऑप्शन में ज़्यादा खर्चा हो गया। अब क्योंकि हम खर्चा कर रहे हैं तो हम वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें हमारा कम खर्चा होना है। हम लोग मशीन लेंगे, अपने पास इंस्टॉल करेंगे, उसमें से जो है ना ये हम लोगों को फ्यूचर में जब ये बिकेगी तो 2 लाख रुपए इससे बचेंगे। 2 लाख है 20,000 है, 2 लाख है। और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो 10,000 पर मंथ इसकी मेंटेनेंस पे करने के बाद भी हमें जो टोटल खर्चा इसके ऊपर पड़ रहा है वो पड़ रहा है 12,39,000 का। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। फिर दूसरी ऑप्शन है उसमें 30,000 पर मंथ दे रहे हैं तो वो खर्चा तो ज़्यादा होगा लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू 13,48,000 पड़ रही। तो ये ऑप्शन ज़्यादा महंगी है हमारे लिए। तो पाकिस्तान बैंक लिमिटेड को कौन सी ऑप्शन चूज करनी चाहिए? ऑप्शन ए चूज करनी चाहिए क्योंकि उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कम है। फिर ये सवाल है जी, बैक इन सोन इन कारपोरेशन हैज एस्टिमेटेड दैट द प्रपोज प्रोजेक्ट्स 10 years एनुअल कैश बेनिफिट रिसीव्ड ईच ईयर एंड विल बी 2500 विद एन एडिशनल टर्मिनल बेनिफिट ऑफ 5,000। उन्होंने ये सोचा है कि एडिशन आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट जब आप करेंगे तो ईयर 1 से लेकर 10 तक आपको 2,500 रुपये पर मंथ पर ईयर मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक दफा मिलेंगे, ये हर साल मिलेंगे। ये एन्युटी के क्वेश्चन से हमने इसको सॉल्व कर लेना है क्योंकि सेम अमाउंट हो हर साल में, तो हर साल सेम अमाउंट मिल रही है तो बजाय इसके क्या अमाउंट की अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें, हमने एन्युटी के फार्मूले से इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। दूसरी चीज ये है कि एक इनिशियल पेमेंट होगी, अभी उसके बारे में नहीं बताया हुआ, वो जितनी भी होगी वो है 2,500 पर मंथ ऐड हो रहा है और ये 10 के ऊपर आपको टर्मिनल बेनिफिट मिल रहा है। टर्मिनल बेनिफिट कहते हैं साल्वेज वैल्यू को, स्क्रैप वैल्यू को। एसेट लेते हैं ना तो उसमें स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं ना, वो उसकी टर्मिनल बेनिफिट होता है। जब हम एसेट को टर्मिनेट करेंगे तो हमें उस वक्त ये बेनिफिट मिलेगा, टर्मिनल बेनिफिट कहते हैं उसको हम। तो इनिशियल पेमेंट जो है वो 1 से लेकर 10 साल तक आपको 2,500 पर मंथ मिलेंगे, 2,500 पर ईयर मिलेंगे।
और 10वें साल आपको 5000 एडिशनल मिलेगा टर्मिनल बेनिफिट के तौर पे। वो कहते हैं ज्यूम करें IRR 8% है, तो इनिशियल कैश आउटले आइडेंटिफाई करें, यानी कि इनिशियल कैश पेमेंट आइडेंटिफाई करें क्या है। ये मैंने आपको भी बताया था कि अक्सर औकात ऐसे होता है कि वो आपको कहता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करें, ठीक है, या कोई मिसिंग चीज फाइंड आउट करने के लिए कहता है। IRR उसने बता दिया है कि IRR इज इक्वल टू 8%। तो हम लोग बिल्कुल उसी तरह से कहेंगे, वी नो कि IRR नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV एट द रेट ऑफ IRR इज इक्वल टू 0। तो जितने भी आपके कैश फ्लोज हैं उन सारों की नेट प्रेजेंट वैल्यू, लेट सपोज कि आपकी इनिशियल कैश आउटले जो है वो X है, ठीक है, तो इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू भी बेसिकली X ही होगी। तो हम कहते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द इनफ्लोज माइनस X विल बी इक्वल टू 0। बेसिकली ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है X, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज यानी कि X। हमें यह पता है कि प्रेजेंट वैल्यू वही होगी जो उस डेट की अमाउंट है, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम डेट के ऊपर हुई है, तो बेसिकली हम इसलिए इसको यहां पे X लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये X उधर जाके प्लस हो जाएगा और इधर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द इनफ्लोज। तो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द इनफ्लोज जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है? एक प्रेजेंट वैल्यू हमने इस 2500 की फाइंड आउट करनी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला लगेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला क्या कहता है कि आप फाइंड आउट करें 2500 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.08 रेज टू पावर माइनस 10, 10 पेमेंट्स है ना, डिवाइडेड बाय 0.08। तो ये हो गई जी प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, सॉरी आपकी जो एनुअल पेमेंट्स आपको मिल रही, इसमें ऐड करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल बेनिफिट 5000 का। तो 5000 का जो प्रेजेंट वैल्यू है 5000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.08 रेज टू पावर 10। नीचे लिखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे तो माइनस की वैल्यू लिखेंगे, तो ये हमारे पास x के इक्वल आ जाएगी। या इसको माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो ये दोनों जमा करेंगे और x निकाल लेंगे। बाकी सारी फिगर से कैलकुलेट करना आसान है। 1.08 रेज टू पावर माइनस 10, फिर 1 माइनस आंसर मल्टीप्लाई बाय 25,000 डिवाइडेड बाय 0.08, तो क्या आंसर आता है? 19091। आपने सारा x कैलकुलेट कर लिया, तो ये सारा जमा करेंगे तो ये आंसर आएगा 19091, या बेसिकली ऑप्शन बी 19090। ठीक हो गया जी। अब इसमें कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, मेरे ज़हन में आ रही है, मैं आपको बता देता हूं। अभी हम लोगों ने बात की है कि एनपीवी और आईआरआर का जो रिलेशनशिप है, एनपीवी और इंटरेस्ट रेट का, ये क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसको 1/, और इस तरह से रिलेशनशिप का साइन लगा के बताते हैं कि एनपीवी और रेट के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी कि अगर आप रेट बढ़ाएंगे तो एनपीवी कम हो जाएगी, और अगर आप रेट कम करेंगे तो एनपीवी बढ़ जाएगी। लेट सपोज आपके पास एक रेट है 10%, उसके ऊपर एनपीवी है 10,000, और एग्जामिनर कहता है कि भाई हमने रेट जो है वो बढ़ा के कर दिया 12%, और कहता है कि बताएं एनपीवी क्या होगी, और उसकी 4 ऑप्शंस दी गई होती हैं। ठीक है, उसने उसकी 4 ऑप्शंस दी गई होती हैं। पहला कहता है जी 12,000, दूसरा कहता है जी 8,000, तीसरा कहता है जी 10,000, और चौथा कहता है जी, चले ये 4 ऑप्शंस हम लोग कहते हैं चौथा बनेगा हमारा, रेट बढ़ा दिया, इसको हम कहते हैं जी 14,000। ये ऑप्शंस दी गई होती हैं। अब जब तक आपके पास रेट नहीं है और कैश फ्लोज नहीं है, उस वक्त तक आप उसकी कैश फ्लोज फाइंड आउट नहीं कर सकते, आप उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक आपके पास कैश फ्लोज नहीं। कैश फ्लोज होंगी तो नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट होगी। लेकिन यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं जो इधर लिखी हुई है कि अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू और रेट का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। देखिए, अगर रेट 10% था तो 10 से 12 किया है ना, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू 10,000 से नीचे जाएगी,
रेट ऊपर गया तो वैल्यू 10,000 से नीचे जाएगी। तो हमें ये पता है कि वैल्यू बढ़ेगी नहीं नेट प्रेजेंट वैल्यू की। नेट प्रेजेंट वैल्यू 12,000 नहीं हो सकती, 10,000 नहीं हो सकती और 14,000 भी नहीं हो सकती। 10,000 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि रेट बढ़ाया तो नेट प्रेजेंट वैल्यू भी तो चेंज होगी। रेट और नेट प्रेजेंट वैल्यू का रिलेशनशिप है आपस में। अगर रेट बढ़ा देंगे, चेंज कर देंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू भी चेंज होगी। तो 3 गलत ऑप्शंस एलिमिनेट करने के बाद हम इस बात नतीजे पे पहुंचे हैं कि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब हमें नहीं पता कैश फ्लोज हैं क्या। जब तक हमारे पास कैश फ्लोज ना हो हम ये फॉर श्योरिटी नहीं कह सकते कि उस कैश फ्लो की 12% के ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आंसर आएगा। कैश फ्लोज के बगैर ये आंसर कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने जो गलत ऑप्शंस थी उनको बीच में से एलिमिनेट कर दिया है और 4 गलत ऑप्शंस एलिमिनेट हो गई। आई कैप के क्वेश्चन में एक आंसर तो लाजमी तौर पे ठीक होता है, अनलेस के वो कहे कि भाई 2 आंसर जो है ना वो सही वाले हैं, वो आइडेंटिफाई करें और टिक करें। तो ये प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके भी कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जिसमें ये किया जाता है कि वो बच्चों को कहते हैं कि भाई रेट बढ़ गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू बताएं क्या होगी। इस सवाल के अंदर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसमें होना चाहिए कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि एग्जैक्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है जब तक आप लोगों के पास कैश फ्लोज नहीं होते हैं। ठीक है जी। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं। हम लोगों ने एनपीवी आईआरआर के भी एप्लीकेशन देखी है, तो आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है इसके अंदर तो फिर बताएं आप लोग। एनपीवी आईआरआर क्वेश्चंस, कल के लिए जो टॉपिक है मैं वो आपके पास शेयर कर दूंगा, उसके इसी तरह के सेशन की रिकॉर्डिंग्स। आप लोगों फिर अपने क्वेश्चंस लेकर आइएगा, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया जी? ठीक है फिर। हाँ जी।